गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये हालांकि हमने कल पढ़ लिया थोड़ा सा, मैं एक क्विक रिवीजन तो मैं करा देता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो 12th फिजिक्स में पहला थोड़ा सा हर्डल लगता है। हर्डल माने जो स्पीड ब्रेकर टाइप का होता है, बच्चों को समझने में थोड़ा सा गॉस को प्रमेय की समझने में दिक्कत होती है। तो मैंने कल तुम्हें बता दिया था कि जो प्रमेय होती है, प्रमेय माने स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमारे काम को आसान बनाते हैं, तो गॉस की प्रमेय भी यही है। गॉस की प्रमेय भी हमारे काम को आसान बनाती है। भाई मान लीजिए कि कहीं मैंने कल समझाया था कि हमारे पास 100 आवेश हैं, तो अगर हम इस सूत्र से निकालेंगे तो कितनी बार निकालना पड़ेगा? 100 बार। फिर उन 100 की क्या देखनी पड़ेगी? दिशा। 100 की दिशा देखने के बाद फिर उनका वेक्टर सदिश, तो थोड़ा मुश्किल हो गया। तो जहाँ पर कूलॉम्स लॉ से जो फॉर्मूला निकला है उसको इस्तेमाल करना कठिन होता है, वहाँ पर हम गॉस की प्रमेय करते हैं। तो गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले मैंने कल बताया था क्षेत्रफल सदिश, ऐसा सदिश जो क्षेत्रफल को निरूपित करता है उसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसका करेक्टर प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हमेशा बाहर को खींचा जाता है, आउटवर्ड, और सतह के कैसे होता है? लंबवत। मैं कल बता चुका हूँ। वैद्युत फ्लक्स ई जो है किसी बिंदु पर निकाला जाता है, जो ई निकाला जाता है किसी बिंदु पर निकाला जाता है, जबकि वैद्युत फ्लक्स किसी क्षेत्रफल के लिए निकाला जाता है। किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली जितनी वैद्युत बल रेखाएं होती है वो उससे संबद्ध क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स। जैसे अभी 2 हैं, अब ये 3 हो गई, तो ये तो काल्पनिक रेखाएं हैं, आवेश अगर रखा तो हमको दिखेंगी नहीं, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो माना कि कोई छोटा सा क्षेत्रफल सदिश ds है और वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? E.ds। और कैसा होता है? ये स्केलर होता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और अगर हमें कुल फ्लक्स निकालना है तो छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे तो कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो या तो आप समेशन करें, लेकिन उससे अच्छा क्या होता है? समाकलन। समाकलन और समेशन पर्यायवाची हैं, तो हम समाकलन कर लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया था एक छोटी सी जरूरत और पड़ेगी घन कोण की। जैसे प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इसको प्लेन एंगल कहते हैं, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। ये कोई भी लंबाई बनाती है किसी बिंदु पर, ये क्षेत्रफल बनाता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसके संग समझ लीजिए, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, और इसका मात्रक होता है रेडियन। इसका फॉर्मूला होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ds वही सदिश आपका जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा आपका r क्या है? यहाँ से डाला गया लंब, r और ds के बीच का कोण, तो ये होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कि किसी भी 2 आयामी वस्तु के बीच में टोटल जो प्लेन एंगल बनेगा वो 2 पाई बनेगा, और यहाँ पर जो टोटल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? आपका 4 पाई। फिर मैंने कल एक आपको दिया था कमेंट्स में, हालांकि किसी ने बताया नहीं, कि 2 आवेश निर्वात में रखे हैं और उनके मध्य 1 मीटर की दूरी है, तो न्यूनतम बल बताइए। तो न्यूनतम बल, तो बल का सूत्र क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो न्यूनतम ज्ञात करना है, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी फिक्स है, तो इसको न्यूनतम लेना पड़ेगा। और न्यूनतम आवेश कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन का, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ले लेंगे, इसको भी इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो वो न्यूनतम आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब आज आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय से। ठीक, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है, समय कम लगे। इस प्रमेय का उपयोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समझ लो पहले, जब कूलाम का नियम, अब कूलाम का नियम का मतलब बल वाला नहीं, जो कूलाम के नियम से आया है, E = 1/4πε0 Q/r² का लगाना कठिन हो। समझ में आ गया कि ये वहाँ पर लगाएंगे। जैसे 2 बिंदु आवेश दिए तो वहाँ नहीं लगाएंगे, वहाँ तो आप E1 E2 निकाल के जोड़ घटा लेंगे, 4 दिए तब भी कर लेंगे। अब ये प्रमेय क्या कहती है? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत बल रेखाएं या कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 आपको पता है, तो इसको याद करके ये नहीं लिखना है, इसको याद कर, इसको रिवाइज करके ये लिखना है। भाई देखो ये क्या है? वैद्युत फ्लक्स। ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन माने कुल आ गया। ये क्या आ गई? बंद सतह। तो किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर आ रहा है? उसके अंदर रखे आवेश के 1/ε0 गुना। तो इसको देख के ये लिखना, ना कि इसको देख के ये। एक बार मेथड सीख जाओगे तो बड़ा आसानी होगी। अब हमने इसको सिद्ध करने के लिए माना किसी बंद सतह के अंदर Q आवेश रखा है, इसकी सतह पर छोटा सा क्षेत्रफल ds ले लिया हमने। ठीक, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी ले ली हमने? E ले ली, ये है, और ये दूरी कितनी ले ली? R। कितना सरल है देखिए, क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला फ्लक्स, तो अभी हमें पढ़ा है फ्लक्स कितना होगा? E.ds, इससे गुजरने वाला,
और कुल फ्लक्स कितना होगा, तो इसका समाकलन कर देंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों वेक्टर हैं, डॉट प्रोडक्ट है, तो ई डी एस कॉस थीटा। ई का मान रख देंगे, कितना रख देंगे भाई, आर दूरी है, क्यू आवेश है, तो ई का मान रख देंगे। तो जब हम इस सतह में चलेंगे तो क्यू आपका हर तरफ से अंदर एक ही है, यहाँ से देखेंगे वही क्यू, यहाँ से वही क्यू, तो क्यू बाहर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। तो ये क्या बन जाएगा, समाकलन डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या चीज़ बन गई, कुल घन कोण। और कुल घन कोण कितना होता है, मैंने बताया था अंदर किसी बिंदु पर 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इजिकल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्रमेय यहाँ पर सिद्ध हो गई। ठीक, तो इसको 2-3 बार कर लेना, समझ में आ जाएगी, तो फिर कठिनाई नहीं होगी। अब इसके क्या है अनुप्रयोग, लेकिन अनुप्रयोग का कंसेप्ट बनाने के लिए मैं पहले तुम्हें 4 न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जो आपके गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग है उसका कंसेप्ट समझने में तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी। अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान रखना कि फ्लक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर मतलब 85-90% क्वेश्चन जो होते हैं गॉस प्रमेय से ही होते हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन क्या है, देखो, एक घन के केंद्र में आवेश क्यू रखा है, घन तो समझते हैं, घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड, जिसकी भुजा ए है। इसके एक पृष्ठ से निकलने वाला, कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, तो इसके एक पृष्ठ से निकलने वाला हमें फ्लक्स बताना है। तो ये आपका क्यूब है, क्यूब, ये क्यूब है, इसके केंद्र में रखा है क्यू आवेश। तो हमें निकालना है कि एक भुजा ए दी है कि एक सतह से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो बड़ा आसान है, हमें पता है कि कुल फ्लक्स हो जाएगा वो क्या होगा गॉस की प्रमेय से, कि क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये तो है गॉस की प्रमेय, किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स। अब हमारे कितने फेस हैं, 6, बिल्कुल बीच में रखा है, तो बराबर बराबर बटेगा, तो एक से कितना निकलेगा, तो इसका कितना कर देंगे, 1/6। तो एक सतह से कितना निकलेगा, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये दूसरा प्रश्न है, एक घन के एक कोने में आवेश क्यू रखा है, इस घन से संबद्ध फ्लक्स बताइए। अब यहाँ पर थोड़ा दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ये आवेश जो आपका केंद्र में था, केंद्र में ना हो गया, कोने में है। अब यहाँ पर मैं जो कंसेप्ट में सिखाना चाह रहा हूँ कि गॉस थ्योरम ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लगा दें, उसके लिए हमारा आवेश बंद सतह के अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो आवेश हवा में है, कोने में है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर और क्यूब लगाएंगे, एक इधर लगा दिया, एक पीछे लगा दिया, एक इसके पीछे लगा दिया, फिर एक इसके ऊपर रख दिया, एक इसके ऊपर रख दिया, एक इसके ऊपर रख दिया, एक इसके ऊपर रख दिया। तो कुल क्यूब कितने हो गए, 8। एक तो रखा ही था, 3 हमने और रखे और 4 उसके ऊपर रख दिए, तो कुल कितने हो गए, 8। और ये कहाँ पर आ गया, बिल्कुल बीचों बीच में। तो कुल फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और तुम्हारा इसमें से एक है और सिमेट्रिकल है, तो तुम्हारे से कितना गुजरेगा, 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर अगला प्रश्न देखो, एक अर्धगोले के केंद्र पर एक आवेश क्यू रखा है, अर्धगोले से संबद्ध फ्लक्स बताइए। अब ये अर्धगोला है, इसके केंद्र में आवेश क्यू रखा है। फिर मैं बार बार वही कंसेप्ट में सिखाना चाह रहा हूँ, गॉसियन सरफेस, कि अभी हम प्रमेय नहीं लगा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा गोला बना लेंगे। अब गोला पूरा बन गया, तो पूरे गोले से कितना आएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और जो आपका वाला है वो आधा है इसका और सिमेट्रिकल है, तो आपके वाले से कितना गुजरेगा, हाफ क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज का 1.16 या 17 क्वेश्चन है, कि एक पेपर है, एक क्यूब है, स्क्वायर है, जिसकी साइड 10 है, और इससे ऊपर, जैसे ये पेपर है और यहाँ पर ये पेपर है, यहाँ पर ये पेपर है, ये क्यू स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, और ये 5 सेंटीमीटर ऊपर आवेश क्यू रखा है। तो हमें इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। तो फिर ज़रा सा दिमाग लगाओ कि हम क्या करेंगे, हम इसको बंद करेंगे, इसको एक यहाँ से लगा देंगे सतह इसकी, एक यहाँ से लगा देंगे, एक यहाँ से लगा देंगे इसकी सतह, एक इसको मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और ये कहाँ पर आ जाएगा, इसके केंद्र में। तो क्यूब से कुल कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें हमारा जो वर्ग है वो उसका एक सतह है, तो उससे कितना निकलेगा, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 प्रश्न मेरे जो कराने का मतलब था तुम्हें, कि भाई हम सीधे हर सिचुएशन में एकदम सीधे से प्रमेय नहीं लगा सकते हैं, हमको उस आवेश को बंद सतह के अंदर लाना होगा। तो एक उसका तरीका है, इसलिए मैंने तुम्हें ये न्यूमेरिकल के माध्यम से बताया। अब हम करेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, तो पहला अनुप्रयोग है खोखला गोला। मान लीजिए कोई खोखला गोला है और ये जो है, इस पर टोटल आवेश जो है आपका क्यू है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है।
ठीक, तो हमें इसके कारण 3 बिंदुओं पे निकालना है, पहला बाहरी, फिर सतह पर, फिर अंदर, तीनों एक जैसे हैं। तो अब मैंने एक का मैंने लिख दिया कि बिंदु P पर सबसे पहले ये बिंदु P पर हमें E निकालना है, तो इसको बंद सतह के ऊपर लाएंगे। तो ज़्यादातर केस में सतह वैसी बनाई जाती है जैसे वस्तु होती है। तो ये गोली है तो हमने एक गोला बना दिया, कितनी त्रिज्या का, 8 त्रिज्या का। उससे P कहाँ पर आ गया, इसकी सतह पर आ गया, ये लिखा है मैंने। बिंदु P को E ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P को 8 त्रिज्या के गोले काल्पनिक या गॉसियन सतह के ऊपर ले आते हैं। अब क्या करते हैं, माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और छोटा सा क्षेत्रफल ds है, तो ds से गुजरने वाला फ्लक्स E डॉट ds, तो कुल फ्लक्स ये आ गया। अब जो आपका ये E है, मैंने बताया था E की प्रॉपर्टी है, यहाँ से लंबवत निकलता है और क्षेत्रफल भी लंबवत होता है, तो दोनों के बीच में कोण कितना रहेगा, 0। ये ध्यान रखना, सभी अनुप्रयोग में तुम्हारा थीटा कितना आएगा, 0 आएगा। फिर cos 0 का मान 1, तो E डॉट ds डॉट हट गया। अब E यहाँ पर हो, यहाँ पर कहीं पर भी हो, आपका Q एक जैसा है, दूरी एक जैसी है, तो E कैसा रहेगा, नियत रहेगा, तो E बाहर आ जाएगा ds। तो यहाँ पर तक तीनों अनुप्रयोग में सेम करना है। अंतर कहाँ पर आएगा, जो एरिया होगा, एरिया जो होगा वो अलग अलग केस में अलग अलग होगा, बाकी यहाँ तक सब समान होगा। मतलब आपने यहाँ से यहाँ तक सब समान लिखना है, केवल अंतर आएगा एरिया में, क्योंकि इससे बाद वाले में बेलनाकार लेंगे तो उसमें बेलन का जो कर्व सरफेस आएगा। तो यहाँ पर इसका एरिया रख दिया हमने 4πr²। अब प्रमेय के अनुसार कुल फ्लक्स बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह तो हमने E 4πr² रख दिया, इनसाइड की जगह Q रख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको 4π को यहाँ लगे तो ये आ गया। और यही फॉर्मूला किसका है, बिंदु आवेश का भी है। इसका मतलब है कि इस आवेश को आप यहाँ पर ले लो, तो आप बिंदु आवेश वाला सूत्र लगा दोगे तो बाहरी बिंदु पर आपको ज्ञात हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कहाँ पर आया, सतह के ऊपर। तो सतह के ऊपर तो आपने कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे आप P को नज़दीक लाते जाएंगे सतह पर पहुँचेंगे, तो जो आपका ये छोटा r है किसके बराबर हो जाएगा, बड़ा R के बराबर। तो केवल छोटे r की जगह बड़ा R कर देंगे तो हमें कहाँ मिल जाएगी, सतह के ऊपर। गोले के अंदर, अब अंदर आ गए हम, फिर वही गॉसियन सतह बनाएंगे जैसे पहले करा, बिल्कुल वही लिखना है जो मैंने बताया यहाँ पे पहले। ये यहाँ तक वही लिखना है, ये यहाँ तक E 4πr² तक, समझ आ रहा है, यहाँ तक वही लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल रिपीट कर देना है भी वैसे ही। अब अंतर कहाँ पर आएगा, अंतर आएगा आपके यहाँ पर, जब आप गॉस की प्रमेय लगाएंगे, इंटीग्रेशन E डॉट ds इजिकल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ तो यही आएगा E 4πr²। अब अंदर, अंदर तो कोई आवेश है नहीं, क्योंकि आवेश हवा में तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अंदर E कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के। तो इसका मतलब खोखले गोले के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ये थोड़ा कॉम्पिटिशन में समझ के लिए मैंने ग्राफ बना दिया यहाँ पर कि भाई ये खोखला गोला है, ये R है, हमसे केंद्र से दूर जा रहे हैं, तो दूर जाएंगे तो जब तक इसके अंदर रहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहेगी, फिर सतह पर अधिकतम होगी, फिर R बढ़ने के संग ये क्या होगी, घटते जाएगी। तो ये कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस। कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है डिसकंटिन्यूस। और यहीं पर मैं एक तुम्हें और बता देता हूँ कि अगर ये सॉलिड होता, अगर ये गोला खोखला ना होके मतलब पूरा सॉलिड होता, तो उसमें ऐसे आता बेटा ग्राफ, बच्चा ऐसा आता ग्राफ। ये खोखले गोले का है और ये इसका है, तो इसमें जो ग्राफ आता है E और R का वो ऐसे आता है, ये। तो ये कैसा होता है, कंटिन्यूस, ये ऐसे आता है। ये ध्यान रखना, ये किसके लिए है, सॉलिड के लिए, और ये किसके लिए है, हॉलो के लिए। ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम 3 केस कर लेते हैं। अगला आता है आपके पास एग्जाम्पल, एक अनंत लंबाई के तार के कारण। तो तार की लंबाई अनंत है, तो आवेश भी उसमें कैसा होगा, अनंत होगा। तो हमें कुल आवेश नहीं दिया है इस केस में, हमें एकांक लंबाई में दिया है 1 सेंटीमीटर में। तो 5 सेंटीमीटर में चाहिए तो इंटू 5, 6 सेंटीमीटर में चाहिए तो इंटू 6, तो जितने भी सेंटीमीटर में चाहिए। तो माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसकी एकांक लंबाई में आवेश लैम्डा है, इसके कारण हमें बिंदु P वही भाषा लिखनी है। इसके लिए हम यहाँ पर कैसा बनाएंगे, बेलनाकार, जिससे P कहाँ पर आ जाएगा, इसकी सतह पर, वही चीज़ लिखिए। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान लेंगे, E, और क्षेत्रफल कितना ले लेंगे, ds, तो d इससे निकलने वाला फ्लक्स। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और है कि ये वाला सतह हमने छोड़ दिया है, ये वाला छोड़ दिया और ये छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो लंबवत निकलेंगी, ऐसे कोई नहीं निकलेगी, तो इसलिए इन दोनों सतह से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, केवल इसी से होगा। तो E ds थीटा मैंने बताया था 0 हो जाएगा हर केस में। ये देखो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ तक सब समान है, अंतर क्या आ गया, ये ds का मान। तो ये लंबाई अगर l है तो क्या हो जाएगी, 2πrl। अब
प्रमेय के अनुसार वही प्रमेय, यहाँ पर E 2 पाई r रख लेंगे, इन साइड में लैम्डा l, ये समझने वाला है भाई। इसके अंदर तार कितना आ रहा है l, और एकांक लंबाई में कितना आवेश है लैम्डा, तो आवेश कितना आएगा लैम्डा इंटू l, तो l से l कट गया तो ये आ गया। तो इसमें r के व्युत्क्रमानुपाती है, r बढ़ने के संग ये क्या होगा घटेगा, तो ये इसका ग्राफ है। लास्ट एक आ जाता है एप्लीकेशन, अंतिम एप्लीकेशन, अनंत क्षेत्रफल वाली शीट है। जैसे एक शीट है तुम्हारी, एक तरह से शीट है, और इसमें जो दिया एकांक क्षेत्रफल में दिया आवेश, वहाँ एकांक लंबाई में दिया था, यहाँ एकांक क्षेत्रफल में। माना एक शीट है जिसके एकांक क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा है, इसके कारण बिंदु P पर E ज्ञात करना, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करा, एक बेलनाकार ये ले लिया, ये बेलनाकार ले लिया, और इसका ये कुल क्षेत्रफल A है, जिससे P इसके यहाँ पर आ गया, जैसे पेन है, पेन के यहाँ पर आ गया, और ये क्षेत्रफल हमने A ले लिया, ठीक। अभी इसमें फ्लक्स ऐसे निकलेगा, ये ऐसे इसी से निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा क्योंकि लंबवत निकलता है। तो फिर वही E और क्षेत्रफल, तो ds फ्लक्स निकलने वाला है, ds कुल फ्लक्स वही थीटा 0 कर देंगे। फिर उसके बाद कुल क्षेत्रफल A है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि ये शीट है, शीट में जो है फ्लक्स इधर भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा, तो हमें प्रमेय में कहा गया कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स कहा गया तो हम इधर वाला भी लेंगे, तो EA कितना हो जाएगा आपका 2A, तो प्रमेय लगा देंगे E ds इजिकल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2EA इजिकल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन, तो A से A काट देंगे, तो E इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका ग्राफ है, E और R का। देखो यहाँ सीधी लाइन आ रही है, R यहाँ कहीं आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब सीट के नज़दीक सभी बिंदुओं पर E का मान कैसा होता है, समान होता है। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें गॉस की प्रमेय और उसके 3 एप्लीकेशन, ठीक। अब इसके बाद आपका जो काम हो जाता है वो ये काम हो जाता है कि आप जो है इसके एग्जाम्पल्स कर लें, उदाहरण कर लें, और उदाहरण करने के बाद फिर मैं जो है कल जो है एक्सरसाइज कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये आया हुआ है, ये आपका देखो, ये 3 सतह है, S1 S2 और S3, ये आवेश है इसके अंदर। आपको क्या करना है, S1 S2 और S3 से निकलने वाले फ्लक्स का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ये मैं क्वेश्चन दे दिया, तो मैं इसी के संग इसको समाप्त कर रहा हूँ। अब हम इसका जो है NCERT फर्स्ट चैप्टर का जो कोर्स है वो ख़त्म हो गया, अब इसके केवल न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। तो वो अच्छा होगा कि न्यूमेरिकल्स करके आप लोग बैठें, क्या गिवन है क्या है मैं समझाऊंगा वो, तो उससे आसानी होगी, जल्दी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि समय पर उन्हें नोटिफिकेशन के द्वारा ये मिल जाए। और मेरे संग अगर आप चलोगे तो बहुत हद तक मेरे को लगता है कि हम काफ़ी जल्दी समय में काफ़ी कोर्स कर लेंगे। धन्यवाद।